जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी की मैराथन जो कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं और अलग अलग एग्ज़ाम में बायोलॉजी के जितने आज तक क्वेश्चन आए हैं सभी का कंपाइलेशन करके मैंने वीडियो को बनाया है। 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। वीडियो में पूरा बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और लास्ट तक जितने हैं प्रीवियस ईयर टीसीएस द्वारा ही पूछे गए हैं, जो कि जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चन हैं बायोलॉजी। और हम लोग इसको बिहार पुलिस जो कि 1 तारीख से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है उसको देख के इसको कंपाइल किए हैं और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त मित्र लाज में जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी को वीडियो शेयर करना है। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डीएनए में होते हैं। डीएनए में क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, पेंटोन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिल के ही डीएनए बना होता है। और बात कर ले हम लोग अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड जो कि अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, मतलब कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है, केंद्रिकाएं में होता है, राइबोसोम में होता है। तो वीडियो को पास कीजिए और उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो कि राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक जो कि कोशिका में सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है? मतलब इनमें से किसमें ट्रू केंद्रक वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। एक मिनट। हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है, कवक में नहीं पाया जाता है, लाइकेन में नहीं पाया जाता है, जीवाणु में नहीं पाया जाता है। तो इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो बात करें इनमें से तो जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी कोशा है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी कोशा है? तंत्रिका कोशा, पेशी कोशा, अस्थि कोशा, डेंड्राइट्स। तो वीडियो को पास कीजिए, उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशा। कौन सा कोशा? तंत्रिका कोशा। तंत्रिका कोशा सबसे लंबी कोशा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन के, आरएनए प्लस प्रोटीन के, केवल डीएनए के, आरएनए प्लस डीएनए के। वीडियो को पास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका शब्द किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक ने दिया था कोशिका शब्द, रॉबर्ट हुक ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। तो कोशिका सेल शब्द की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। और रॉबर्ट ब्राउन की, इसी में हम लोग बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें होता है, मतलब क्या होता है कि उसे लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला बोला जाता है? जल अपघटक एंजाइम होते हैं, परजीवी एंजाइम होते हैं, अपचयी एंजाइम होते हैं, भोज्य रिक्तिका होती है। तो वीडियो को पास कीजिए, उत्तर दीजिए। लाइसोसोम की बात करें हम लोग तो उसमें लाइसोसोम की बात करें हम तो उसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? जल अपघटक एंजाइम होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस कौन है? कोशिका का पावर हाउस कौन है? क्लोरोप्लास्ट है,
गाल्जी गाय है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी बात की थी। इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इसका उत्तर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, ईस्ट, नवा क्वेश्चन है। ईस्ट है क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, दोनों हैं, बहुकोशिकीय है। तो ईस्ट की हम बात करें तो ये यूकैरियोटिक है। क्या है? मल्टी सेलुलर है। इसकी बात करें तो यूकैरियोटिक है। इसका उत्तर हो जाएगा यूकैरियोटिक। ईस्ट कैसा है? यूकैरियोटिक है। चलिए 10वां क्वेश्चन का बात करते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, स्वपोषी होते हैं, विविधपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, मितोपजीवी होते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषी। जितने होते हैं सभी कवक वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। 11 क्वेश्चन, कवकों में संचित भोजन, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होते हैं, मतलब कवकों में जो भोज्य पदार्थ संचित होते हैं वो किस रूप में होते हैं? मंड में होते हैं, मंड में होते हैं, लिपिड्स में होते हैं, सी प्रोटीन में होते हैं, डी ग्लाइकोजिन या तेल में होते हैं। तो कवकों में जो भोजन संचित होते हैं वह ग्लाइकोजिन और तेल में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? मतलब जो डीएनए में उपस्थित होता है उसके स्थान पे थाइमिन, डीएनए में थाइमिन उपस्थित होता है, उसके स्थान पे आरएनए में क्या उपस्थित होता है? एडेनिन उपस्थित होता है, ग्वानिन उपस्थित होता है, साइटोसिन उपस्थित होता है, यूरेसिल होता है। तो थाइमिन के स्थान पे जो आरएनए में होता है वह यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। इसका उत्तर हो जाएगा यूरेसिल। चलिए 13 क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? इनमें से सबसे छोटा जीव कौन है? विषाणु है, जीवाणु है, ईस्ट है, माइकोप्लाज्मा है। तो इनमें से सबसे छोटे जीव की हम लोग बात करें तो माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। 14वां क्वेश्चन का बात करें, 14 क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिए। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली क्या है? 4 कथन दिए गए हैं, पढ़िए। प्रोटीन संश्लेषण पहला है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है प्लाज्मा झिल्ली। केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। सी कोशिका में जल, खनिज, लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। डी पादप कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। तो इसका उत्तर दीजिए आप लोग। प्लाज्मा झिल्ली जो करती है कोशिका में जल, खनिज, लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करने का कार्य कोशिका झिल्ली ही करती है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धक होता है 2000 गुना, 20,000 गुना, 2 लाख गुना, 2 करोड़ गुना, 2 लाख गुना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 2 लाख गुना। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धक जो होता है वह 2 लाख गुना होता है। चलिए 16 क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के घाते, यह इसका ए स्क्वायर है, 4 जो है लास्ट में स्क्वायर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 के पावर 4, 10 के पावर 7, 10 के पावर 7, ये 2 हो गए हैं। 10 के पावर काट दीजिए, 10 के पावर 8। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर 10। चलिए 17 क्वेश्चन को देखते हैं। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है। एक कोशिका में मतलब सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियक अम्ल पाए जाते हैं, वसा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो एक कोशिका में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोशिका में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 18 क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रतिपादित किया गया था 1839 ईस्वी में। किसने प्रतिपादित किया था? एडी हीरो एवं एस.ई. लूरिया ने, सटन एवं बोबरी ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, जैकब एवं मोनार्ड ने। यह काफ़ी सरल उत्तर है, आप लोग इसको उत्तर देने का प्रयास करें।
तो कोशिका सिद्धांत की बात हम करें तो यह स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने। 19 क्वेश्चन का बात करें हम लोग, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका से निम्नलिखित में से क्या भिन्न करता है। पहला है सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, ये तो बात सही है। पादप कोशिका में केवल स्मूथ ईआर होता है। पादप कोशिकाओं की कोशा भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती हैं। तो इसमें उत्तर 2 होना चाहिए, लेकिन इसका बात हम लोग करें तो पादप कोशिका की कोशा भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह इसका अप्रोक्सली मतलब मैक्सिमम उत्तर यही सही होगा। और यह भी कथन सही है, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसका उत्तर सी सही होगा। चलिए हम लोग 20वां क्वेश्चन का बात करते हैं। यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वसा का संचय नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो राइबोसोम यदि कोशिका में नष्ट कर दिए जाए तो इस प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? डी, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण जो करता है वह राइबोसोम ही करता है। बिना किसी इधर उधर की बात किए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर बात करेंगे और क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी क्वेश्चन हल करना है। पेपर 1 तारीख से स्टार्ट है। बिना बकवास किए क्वेश्चन को पूरा हल कीजिए और नोट भी कीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिना नोट किए जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आपको नोट करना है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और आपको नोट करना है। चलिए हम लोग 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूक्लियस अम्ल किस में होते हैं? केंद्रक में होते हैं। न्यूक्लियस अम्ल कोशिका द्रव्य में होते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में होते हैं। केंद्रक एवं राइबोसोम में होते हैं। तो न्यूक्लियक अम्ल की हम लोग बात करें तो यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आरएनए 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है? आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन। ए आरएनए का प्रमुख कार्य है पाचन क्रिया में सहायता। ए पाचन क्रिया में सहायता। बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए का काम क्या है? आरएनए का काम है प्रोटीन में सहायता प्रदान करना। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है राइबोसोम का। चलिए हम लोग डी क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, वसा है। वीडियो को पास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। विटामिन की बात करें हम लोग तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी बीच बीच में हम बताते और रहेंगे। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। मतलब इनमें से कौन सी सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? आप लोग ध्यान दिए होंगे इस क्वेश्चन को हम मतलब पहले क्वेश्चन में हम लोग इसका उत्तर कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को भी हल कर चुके हैं हम लोग। वीडियो को पास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सबसे सूक्ष्मतम कोशिका किसकी होती है? बैक्टीरिया की होती है, ब्रेड मोल्ड की होती है, वायरस की होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है, सूक्ष्मतम कोशिका होती है। 25 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभूत मात्रा में आंसू आने का कारण है। मतलब प्याज को जब हम लोग देखते हैं, छीलते हैं, काटते हैं तो उसमें से एक प्रकार का गंध आता है, जो गंध हम लोगों के आंखों में जाता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो वीडियो को पास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। ए ऑप्शन की हम लोग बात करें तो प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण, कोशिकाओं में अमीनो एसिड की उपस्थिति के कारण, मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण, अमोनिया गैस की उपस्थिति के कारण। किस उपस्थिति के कारण आंखों से आंसू आते हैं? प्याज में जो गंध होता है उसकी उपस्थिति के कारण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए इसमें हम अमोनिया का फार्मूला आप लोग बताइए। इसमें क्या होता है? NH3 होता है।
क्या होता है, NH3 होता है। चलिए 26 क्वेश्चन का बात हम लोग करते हैं। 26, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की हम लोग बात करें तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, क्रोमोसोम में, ए जो है क्रोमोसोम, बी केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में। तो कोशिका में भोजन का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकांड्रिया में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकांड्रिया में। और एक ग्लूकोज जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें कितने ओटीपी के एटीपी के अणु बनते हैं, 38 एटीपी। कितने बनते हैं, एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म पूछे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ग्लूकोज अणु मिलके 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। 27 क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप लोग। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। कोशिका जो गतिविधियां होती हैं नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, माइटोकांड्रिया के द्वारा, साइटोप्लाज्मा के द्वारा, न्यूक्लियस द्वारा। काफ़ी सरल उत्तर है और इम्पोर्टेंट भी उत्तर है, कई एग्जामों में इसे देखा गया है, रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कोशिका में गतिविधियां नियंत्रित की जाती है वह न्यूक्लियस द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, न्यूक्लियस द्वारा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। और माइटोकांड्रिया की बात करें तो माइटोकांड्रिया की बात हम लोग किए हैं, ऊर्जा घर, इसको कोशिका को ऊर्जा घर बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। 28 क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग प्रीवियस ईयर में किए हैं, आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ए कोसा भित्ति द्वारा, केंद्रिका द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, माइटोकांड्रिया द्वारा। तो वनस्पति कोशिका जो होती है प्राणी कोशिका से विभिन्न होती है किसकी उपस्थिति के कारण, कोसा भित्ति। वनस्पति में कोशिका में क्या होती है, कोसा भित्ति होती है, और जो कि प्राणी कोशिका में कोसा भित्ति का अभाव होता है। चलिए 28 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। मतलब इनमें से कौन सी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, राइबोसोम नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से क्या वो नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, उसका अभाव होता है। चलिए कुछ बात हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। आप लोग यदि नए हैं, जो पहले के स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं, यदि आप लोग नए हैं तो मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे जो कि UPSC एग्ज़ाम 24 नाम से है, आप लोग सर्च करके हम यहाँ पे फॉलो कर दीजिएगा यहाँ पे। और जो कि इसका जो अब इंस्टाग्राम पे एक नया फीचर आ गया है चैनल ज्वाइन करने का, ब्रॉडकास्ट चैनल यहाँ पे दिया है, जो कि यहाँ पे 36 दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट पहले का है, उसमें कम से कम 5-6 हज़ार इसमें भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं। तो आप लोग इसमें भी जुड़ जाइएगा और चैनल को फॉलो, पेज को फॉलो आप लोग कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल नेम है UPSC एग्ज़ाम 24। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मेरी DP है, आप लोग देख के आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 30 क्वेश्चन पे आ गए हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई की हम लोग बात करें तो कोशिका है, अंग है, ऊतक है, केंद्रक है, क्या है, आप लोग उत्तर दीजिए। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है, अंग है, ऊतक है, केंद्रक है। तो जीवन की मूलभूत इकाई की बात करें तो हम क्या है, कोशिका है, सेल को जीवन की मूलभूत इकाई मानते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन का बात करें, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य वह किससे बना होता है। ए केवल कोशिका द्रव्य से,
बी केवल केंद्रक द्रव्य से, सी कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से। तो जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। और केंद्रक की हम लोग बात करें तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, किसमें की थी? सेल में की थी। हम लोग 32 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती बैग कहते हैं? आत्मघाती बैग किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, डिक्टोसोम को कहते हैं, फगोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। तो आत्मघाती थैला किसे बोलते हैं? काफ़ी सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को आता होगा। इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो लाइसोसोम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसे कोशिका का परमाणु बम भी बोलते हैं। चलिए 33 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? मतलब इनमें से कौन सा अंग जो है अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। अर्धपारगम्य निम्नलिखित में से कौन है? तो प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। 34 क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पावर प्लांट या पावर हाउस। इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए यह क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि यह बार बार आ रहा है। यह तीसरी बार हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं, इसकी चर्चा। पावर हाउस किसे कहते हैं? सेल का। गाल्जी को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। वीडियो को पास कीजिए, उत्तर दीजिए। तो पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम की बात अभी हम लोग किए हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला बोलते हैं सेल का। चलिए हम लोग 35 क्वेश्चन की बात करें। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जीवन विज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है। मतलब कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, ऊतक कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। काफ़ी सरल उत्तर है इसका। कोशिका विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, साइटोलॉजी। चलिए हम लोग 36 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में माना जाता है? मतलब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक के रूप में माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, ग्लाइसोसोम को, गोल्जी निकाय को। तो किसको मानते हैं? ग्लाइकोसोम को। किसको मानते हैं? ग्लाइकोसोम को। चलिए 37 क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है? जो जीवित शरीर के भीतर होती है कोशिका या ऊतक, उसकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस, नियोप्लासिया, नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिल। तो क्या बोलते हैं? पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा नेफ्रोसिस, तीसरा नेक्रोसिस और नियोप्लासिया। तो क्या बोलते हैं? जो मानव शरीर में कोशिका मर जाती है उसको, उस ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं? नियोप्लासिया। क्या बोलते हैं? नियोप्लासिया बोलते हैं। 38 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इनमें से सही कौन है? जो निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही कौन है? आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक सामग्री है। बी है आरएनए अधिकांश वायरस और बैक्टीरिया में आनुवंशिक सामग्री है। सी डीएनए सभी विषाणुओं में आनुवंशिक सामग्री है। आरएनए सभी वायरस में आनुवंशिक सामग्री है। तो डीएनए क्या होता है? अधिकांश जीवों में आनुवंशिक का
कार्य करता है डीएनए, यही इसमें सही होगा। चलिए हम लोग 39 क्वेश्चन पे आ गए। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? मतलब कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? प्रदवी जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाभिक होता है, केंद्रक, गाल्जी गाय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इनमें से क्या होता है, कौन सा होता है सबसे बड़ा कोशिकांग सेल का? तो नाभिक सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा नाभिक होता है। सेकेंड लार्जेस्ट अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का। और सबसे छोटा वो क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम सबसे छोटा होता है, सेल का सबसे छोटा पार्ट राइबोसोम होता है। तो 40 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना किस कोशिकांग को कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। लाइसोसोम को आत्महत्या का आत्मघाती थैली कहा जाता है। हरित लवक तो पादप में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सी है जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी माइटोकॉन्ड्रिया, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। बहुत ही सरल उत्तर है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बाकी सब जो है वह जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। एक पशु 42 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। एक पशु जो है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? मतलब पशु के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन्स है, क्रोमैटोफोसर है, लिम्फ कोशिका है, ऑस्टेसाइट्स है। तो क्या है? पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर की। 43 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो महानगर ऑफ मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? मतलब जो कि ट्रैफिक सिग्नल, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। मतलब मानव बॉडी में ट्रैफिक सिग्नल का काम मतलब कौन करता है? राइबोसोम करता है, गाल्जी गाय करता है, तारक काय करता है। तो इसका उत्तर यह भी काफ़ी आसान है, कई एग्जाम में रेलवे वगैरह में आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाल्जी गाय। गाल्जी गाय जो होता है मानव बॉडी में मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है इसे। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, हम लोग बात किए हैं। 44 क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो इसकी कोलिकर ने, रॉबर्ट ने, सी वेंडा ने, अल्टमैन ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम की बात करें तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। 45 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, आरएनए कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। तो जो गुणसूत्र में पाए जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ उनको जीन कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जीन। जीन वो क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। माता से बच्चों में जाता है, फिर उन बच्चों से बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता जाता है। 46 क्वेश्चन की हम लोग बात करें। 46 क्वेश्चन की बात करें, कोशिका का रसोई घर, ये जो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पहला है ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है, रिक्तिका को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। तो कोशिका का जो रसोई घर की बात करें हम लोग, कोशिका का जो रसोई घर होता है ल्यूकोप्लास्ट, रिक्तिका, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट।
तो यह ऑप्शन थोड़ा गलत और दे दिया गया है, ठीक है, यह किसी और का ऑप्शन इसमें आ गया है। कोशिका का जो रसोई घर होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग बोलते हैं। किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। यह क्वेश्चन भी हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर आप लोग किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। अमीबा की बात हम लोग कर लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। श्वेत रक्त रुधिराणु की हम बात करें तो WBC होता है, यह प्रतिरक्षा का काम करता है। RBC जो होता है यह ब्लड का ए पार्ट होते हैं सब। आइए 48 क्वेश्चन देखते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे राइबोसोम काम करना बंद कर दे तो क्या नहीं होगा, और इस क्वेश्चन में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य वो नहीं होगा? भोजन का अवकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का अवशोषण वो नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? भोजन का ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण करता है तभी तो एक ग्लूकोज से 38 क्या बोलते हैं, एटीपी बनते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। उत्तर की हम लोग बात करें तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है? साइटो राइबोसोम उपस्थित होता है, केंद्रक कला उपस्थित होती है, कोशा कला अनुपस्थित होती है, केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है यूकैरियोटिक से केंद्रक जो है कोशा कला अनुपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, केंद्रक कला उपस्थित होता है। केंद्रक कला, ये दो ऑप्शन आ गए। केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, ये सी वाला ऑप्शन है, सी इसमें सही होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। 50 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो द्विचक्राकार संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वह किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट हुक एवं लिवियन हाक ने किया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था, लैमार्क एवं डार्विन ने किया था। तो काफ़ी इसका सरल उत्तर है, आप लोग देने का प्रयास करें। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? उत्तर की बात करें तो सी। किसने दिया था? सी, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। 51 क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु। पहला है अरस्तु, दूसरा है पुरकिंजे, तीसरा है लैमार्क, चौथा है हक्सले। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने। अरस्तु ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 53 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। नाक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ये इसमें थोड़ा यहाँ पे कुछ और ही होना चाहिए, नाक नहीं होना चाहिए। केंद्रक इसमें यहाँ पे हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो पहला है तारक केंद्र में, गोल्जी उपकरण में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रक के अलावा जो डीएनए पाया जाता है मानव बॉडी में सेल में, वह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। इसकी हम लोग बात करें उत्तर की तो डी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। 53 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों
जो क्रोमोसोम पेयर होते हैं उनकी संख्या होती है 21 जोड़ी होती है, 22 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होती है, 24 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। तो मानव शरीर का जो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है वह 23 जोड़ी होता है। क्या होता है? 23 जोड़ी होता है। हम लोग बात करें जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? सहभागिता होता है, अनुकूलन होता है, बहुगुणसूत्रता होता है, उत्परिवर्तन होता है। उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें। जीवों में जो अत्यधिक विविधता का कारण होता है वह क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। 55 क्वेश्चन का बात हम लोग करें तो सब सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हो जाते हैं। जब वह विभाजन होता है तो जो उसके सेल होते हैं वह मध्य रेखा पर स्थित हो जाते हैं। किस फेज में होते हैं? पहला जो है एना फेज में, दूसरा का मेटा फेज में, तीसरा का टेलो फेज में, चौथा प्रो फेज में। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। तो जो गुणसूत्र है मध्य रेखा पे आ जाते हैं वह मेटा फेज में आ जाते हैं। किस फेज में? मेटा फेज में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेटा फेज। एना फेज की हम लोग बात करें एना फेज, एना फेज, हाँ एना फेज की बात करें तो यह सबसे छोटा ये होता है। प्रो फेज की हम लोग बात करें तो यह सबसे लंबा प्रोसेस होता है। सबसे लंबा प्रो फेज होता है। और टेली फेज की बात करें तो टेली फेज जो होता है यह सबसे अंतिम फेज होता है। अंतिम फेज टेली फेज, और सबसे लंबा फेज जो होता है वह प्रो फेज होता है। और इसका उत्तर हो गया मेटा फेज। मेटा फेज में वो क्या होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं ना वह मध्य रेखा पे स्थित हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन का हम लोग बात करें। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, दोनों की बनी होती है। तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। किसकी? लिपिड्स नहीं, यह लिपिड्स और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। लिपिड्स और प्रोटीन दोनों की। इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। काफ़ी सरल उत्तर है। यह क्वेश्चन का चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, भूलिएगा मत। 58 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। तारक काय की खोज किसने की थी? जॉर्ज गाल्गी ने की थी, बोबेरी ने की थी, इवानोस्की ने की थी, वाटसन ने की थी। तो तारक काय की खोज की हम लोग बात करें तो जॉर्ज गॉल्जी ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज गॉल्जी ने की थी। वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था? डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था डीएनए का। आइए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें। ये जो बोबरी जी है ना, यह सेंट्रोसोम होता है ना, उसकी खोज किसने की थी? बोबरी जी ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम किसने देखा था? अरस्तु ने देखा था, जॉर्ज गाल्गी ने देखा था, जी आई पैलेट ने देखा था, रॉबर्ट ने देखा था। किसने देखा था सर्वप्रथम? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जी आई पैलेट ने। इसका नाम है पैलेट। जी आई पैलेट ने कोशिका में राइबोसोम को देखा था। अरस्तु की बात करें तो यह जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है इनको। रॉबर्ट हुक की बात करें तो यह कोशिका की खोज की थी, जो कि मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। जॉर्ज गॉल्जी की बात करें तो इन्होंने गॉल्जी गाय की खोज की थी। 60 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। वीडियो को पॉज कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एटीपी का निर्माण होता है, मतलब एटीपी का निर्माण कौन करता है? एटीपी का जो हम लोग चर्चा है पीछे भी हम लोग कर चुके हैं। आप लोग वीडियो में उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एटीपी का निर्माण इसमें से किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है, गॉल्जी काय में होता है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग।
तो जो एटीपी का निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम में प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मतलब मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। ए है आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में, यकृत में नहीं पाया जाता है, मांसपेशी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में डब्ल्यूबीसी में नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती है? आरबीसी। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 62 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र है वह कौन है? केंद्रक है, प्लाज्मा है, लाइसोसोम है, क्रोमोसोम है। इस क्वेश्चन का भी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग बात कर चुके हैं। उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। जो कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है वह केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। यही पूरे सेल में जो जितने भी कार्य होते हैं उसका निर्धारण करता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली इसको बोलते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र को बोलते हैं, जो कि 23 जोड़ी होते हैं। 63 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 63 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित जीवन कोशिका है। मतलब इनमें से कौन सी सबसे सूक्ष्म कोशिका है? किसकी? हम लोग इसकी भी चर्चा प्रीवियस ईयर पिछले क्वेश्चन में किए हैं। आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला बैक्टीरिया, दूसरा ब्रेड मोल्ड, तीसरा माइकोप्लाज्मा। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। यस, इसका सबसे छोटी सेल होता है। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो, चिकनी अंतःद्रवी के अनुपूरक, चिकनी अंतःद्रवी के अनुपूरक, एक मिनट, चिकनी अंतःद्रवी के अनुपूरक कार्यों में एक कार्य है। क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण का, लिपिड संश्लेषण का, जैव अणुओं का भंडारण का, विषैले पदार्थों का। तो जो चिकनी अंतःद्रवी के अनुपूरक हैं उनका कार्य क्या होता है? जैव अणुओं का भंडारण, लिपिड संश्लेषण, विषैले पदार्थों का निष्कासन, और यहाँ पे निष्कासन जोड़ लीजिएगा आप लोग, और प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विषैले पदार्थों का निष्कासन हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण की बात करें तो वह राइबोसोम में होता है। अभी आ भी गया राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। तो जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम यह आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना इधर उधर की बात करें, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन का जो उत्तर है आप लोग नोट कीजिएगा। यदि नोट नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। और वीडियो दोबारा जब आप लोग देखेंगे ना तो 2x या 1.5 पे देखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन याद हो जाएगा। पहले शुरू से पूरा अच्छे से देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन, उसके बाद दोबारा फिर वीडियो देखिएगा 1.5 पे, फिर एक दिन बाद इसको देख लीजिएगा 2x पे। तो आप लोगों को पूरा वीडियो, पूरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है याद हो जाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि इसमें से सारे क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टीसीएस द्वारा उठाए गए क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है। आप लोग पूरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 66 क्वेश्चन के, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड्स की, ल्यूकोप्रोटीन की, फास्फोप्रोटीन की, जैक इसको लिपोप्रोटीन की। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है वह फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। किसकी? फास्फोलिपिड्स की, नहीं, फास्फोप्रोटीन की। चलिए 67 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है।
मतलब जो अधिकतम एटीपी उत्पन्न होता है वह कहाँ से उत्पन्न होता है? ग्लूकोज के अपघटन से होता है, क्रेब्स चक्र से होता है, जल अपघटन से होता है, आंतरिक शोषण श्रृंखला से होता है। तो एटीपी का निर्माण जो होता है वह होता है ग्लूकोज के अपघटन से। किससे होता है? ग्लूकोज के अपघटन से। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 68 क्वेश्चन, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। जो शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होता है वह कहाँ मतलब किसके द्वारा होता है? माइटोसिस के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है, एमाइटिसिस के द्वारा होता है, सभी के द्वारा। वीडियो को पॉज कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसकी हम लोग बात करें तो जो शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होता है वह माइटोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। इस क्वेश्चन की बात भी हम पीछे किए। सबसे छोटी वो कौन सी होती है? एनाफेज होती है। और मेटाफेज में क्या होता है? गुणसूत्र मध्य रेखा पे आ जाते हैं। प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था होती है, टेलीफेज सबसे अंतिम अवस्था होती है। टेलीफेज क्या होती है? सबसे अंतिम अवस्था होती है, और प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, एनाफेज। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? 70 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? आप लोग बताइए। सेंट्रोसोम जो विभाजित होता है वह टेलीफेज अवस्था में होता है। किस में होता है? टेलीफेज अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। समसूत्र 71 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन सेल, जो जनन कोशिकाएं होती हैं उसी में समसूत्री विभाजन होता है। तो आप लोग सम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो 2। कितनी? 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में। अभी पिछले क्वेश्चन बात किए हैं, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। कायिक कोशिकाओं में? दोनों में। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, वह जनन सेल में होता है। किसमें होता है? जनन सेल में होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 73 क्वेश्चन पे आ गए। क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? माइटोसिस में होता है, मियोसिस में होता है, एमाइटोसिस में होता है। तो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। 73 क्वेश्चन का आप लोग इस पे मार्क बना लीजिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए 74 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है? जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करते हैं डीएनए के भाग, उसको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम, केंद्रक, नाभिक, जीन। प्रोटीन की जानकारी कौन प्रदान करने वाले डीएनए होते हैं? वह जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? आरएनए तथा डीएनए दोनों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल। इनमें से कोई नहीं। उत्तर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। तो थाइमिन होता है। थाइमिन दोनों में पाया जाता है। चलिए 76 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों का आवागमन नियंत्रण। इनमें से कोई नहीं। तो कोसा झिल्ली का हम लोग बात करें तो इसका जो होता है कोसा के अंदर एवं जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कोसा झिल्ली का कार्य होता है। 77 क्वेश्चन की बात करें हम लोग
डीएनए डीएनए की श्रृंखला संबंधी होती है, डीएनए श्रृंखला संबंधी होती है, डीएनए श्रृंखला संबंधी होती है कार्बन बंध से। मतलब डीएनए में कौन सी श्रृंखला होती है? कार्बन बंध होती है, ऑक्सीजन बंध होती है, हाइड्रोजन बंध होती है, नाइट्रोजन बंध होती है। तो डीएनए में कौन सी वो बंध होती है? हाइड्रोजन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डीएनए में हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध। इसका उत्तर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन बंध। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। और एडेनिन और ग्वानिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडेनिन ग्वानिन के बीच नहीं, एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। चलिए 79 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की बात करें तो जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक क्लिटॉक ने, इनमें से कोई नहीं, मैथ्यूज ने, जैकोब एवं मोनार्ड ने। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो जंपिंग जीन की बात करें तो जैकोब एवं मोनार्ड ने जंपिंग जीन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। परख नली में डीएनए का संश्लेषण नहीं, परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो परख नली में डीएनए का संश्लेषण ऑप्शन वाटसन एवं क्रिक ने, कोर्नबर्ग ने, नीरेनबर्ग ने, खुराना ने। ये जो खुराना है ये इंडियन है, इन्होंने ही जो है परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने किया था? खुराना जी ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रकाश संश्लेषण खनिज उद्ग्रहण, श्वसन एवं प्रोटीन संश्लेषण। तो जो है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? वह हरित लवक में होता है। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में होता है। श्वसन आप लोग इसमें भी चाहें तो 2 यदि आप लोगों को मालूम है ना, फिर भी उत्तर आप लोग निकाल सकते हैं। जो प्रकाश का संश्लेषण है वह किसमें होता है? हरित लवक में होता है। तो ए का दो किसमें है? इसमें नहीं है, यह कट गया। इसमें नहीं है, यह कट गया। 1 का 2 इन दोनों में है, तो इन दोनों में से कोई उत्तर है। अब डी का देख लो, प्रोटीन का संश्लेषण 4 है, यानी कि डी का 4 कौन है? डी का 4 यह नहीं है, यह है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। इसका उत्तर यह हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करें। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो लोग नए लोग हैं, जितने मेरे भाई दोस्त जितने भी नए हैं वह चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। आप कोई तो होगा यार, आप लोग जिगरी, सबको आप लोग नहीं करते हैं, मेरे को पता है आपका जिगरी यार होगा। जैसे उनका क्या बोलते हैं, यादव जी है, उनका एक दोस्त है, क्या नाम है उसका? कटारिया। आप लोगों का भी तो कोई होगा, तो उसको आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपसे ये अनुरोध है। और मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे यूपीएससी एग्ज़ाम 24 करके, उस पर लगभग 40,000 के आसपास फॉलोअर हैं, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मैंने उसका नाम वो लिख दिया है, पेज का नेम क्या है? यूपीएससी 4664। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा यूपीएससी एग्ज़ाम 24, यूपीएससी एग्ज़ाम 24 जाके आप लोग सर्च करेंगे तो एग्ज़ाम मेरा पेज मिल जाएगा। और यह डीपी है, डीपी देख के आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और प्रोफाइल में एक ब्रॉडकास्ट का चैनल होगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे सारा हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब जल्दी करना है, जल्दी से अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना है।
हम लोग इसका क्वेश्चन का क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का वो नहीं दिए हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन है। गुर्दे की संरचना और कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या है? आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये हम लोग अब दूसरे चैप्टर में आ गए, और यह जो क्वेश्चन पूछा गया है यह सीजीएल में पूछा गया है। सीजीएल 13/8/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें। नेफ्रॉन, मज्जा, वल्कुट, मूत्रवाहिनी, क्या है? उत्तर दीजिए आप लोग। तो गुर्दे की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वह नेफ्रॉन होती है। नहीं, हाँ नेफ्रॉन होती है, सही बात है, नेफ्रॉन होती है, मेरे से थोड़ा वो हो गया है। इसका उत्तर है नेफ्रॉन। मज्जा में क्या होता है? अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें। मूत्र में पीले रंग के लिए जिम्मेदार, एक मिनट, मूत्र में जो पीले रंग है, मूत्र में पीले रंग के निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? मतलब मूत्र का जो पीला रंग होता है उसके लिए जिम्मेदार वो कौन है? बिलिरुबिन है, यूरोबिन है, और क्रिएटिन, यूरोबिलिन है, क्रिएटिलिन है, एल्बुमिन है। तो उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें। तो इसकी हम लोग बात करें तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वह यूरोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोबिन के कारण होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूरोबिन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन से हैं? मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन से हैं? मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन से हैं? उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। हृदय है, त्वचा है, मस्तिष्क है, मांसपेशी है। देखिए सीजीएल का यह क्वेश्चन है। मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन है? क्या है? त्वचा है। इसका उत्तर क्या है? त्वचा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस अंग को चिन्हित करें जो मानव शरीर के दोनों तरफ पाया जाता है। मानव शरीर के दोनों तरफ पाया जाता है, उस अंग को चिन्हित करें। प्लीहा, यकृत, गुदा, मूत्राशय, क्या होता है? जो कि मानव शरीर के दोनों ओर पाया जाता है। इसके उत्तर की हम लोग बात करें तो मानव शरीर के दोनों ओर जो पाया जाता है वह गुदा होता है। क्या होता है? गुदा, जिसे हम लोग किडनी भी बोलते हैं। यह मानव शरीर के दोनों ओर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पसीना आना प्राकृतिक तरीका है। पसीना आना प्राकृतिक तरीका है किस चीज़ का? शरीर से अत्यधिक लवण बाहर करने का, पसीने की दुर्गंध के माध्यम से हानिकारक कीटों को दूर करने का, शरीर से अत्यधिक जल निकालने का, शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने का। उत्तर दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने का। क्या हो गया? डी। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ में। देखिए एसएससी सीपीओ इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे तथा उसके कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग।
गुर्दे तथा उसके कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुर्दा कौन सा कार्य करता है? पहला ऑप्शन है वे जल के संतुलन में